Namaskar and welcome to yet another insightful episode of Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness. And I'm your host Dr. Divya Agarwal. So today we will be discussing about lung health. सांसें हम सबको गिनकर मिलती हैं and we all are aware about it. But are we aware about the quality of the air that we are breathing? Are we aware that our lung capacity is decreasing and we have to work towards it? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जी.सी. खिलानी, चेयरमैन ऑफ पल्मोनरी एंड स्लीप डिसऑर्डर इंस्टीट्यूट PSRI. नमस्कार डॉक्टर. Thank you so much for being with us today. And today in this episode, we will be discussing all your questions. Remember, ये आपका शो है. आपके questions हमारे लिए बहुत important हैं. So, please share your love by tapping onto the heart button. So, doctor, the first question that we have is smog जो polluted air है उसके high levels की वजह से urban environment में हमारे lungs को क्या क्या damage होता है? दिव्या, जो स्मॉग होता है वो क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड एयर पॉल्यूटेंट्स. और जो स्मॉग होता है हम लोग सुबह देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि जैसे धुंध हो रही है, लेकिन उसमें फॉग के साथ में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मिले हुए होते हैं जिसमें कि PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और कुछ ओजोन, ये सब मिला के जो होता है उसको हम स्मॉग बोलते हैं. और ये उस समय जो स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये ब्रीदेबल एरिया में रहते हैं, मतलब नीचे लेवल पे रहते हैं. तो इस समय ये हमारी हेल्थ को, सेहत को बहुत ख़राब असर करते हैं. और इसके असर की बात करना चाहें तो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं. जो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होते हैं जो इस समय सारे दिल्ली वासियों को और बहुत सारे नॉर्दर्न इंडिया में लोगों को हो रहे हैं कि गला सा ख़राब होने लगता है, थोड़ा गला सूखने लगता है, खांसी होने लगती है, नाक में इरिटेशन होती है, नाक बहने लगती है. आज आप किसी से भी बोलें कि मुझे ये तकलीफ़ है तो आपको कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहेंगे वो तो मुझे भी हो रही है. लेकिन जो लोग जिनको अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या हार्ट की डिजीज़ है उन पे ये ज़्यादा असर करती है. जैसे जिसको अस्थमा होता है तो उसको हम जो टेक्निकल कहते हैं एक्सेसरबेशन हो जाता है, यानी कि उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, उसको खांसी हो जाती है, वीजिंग हो जाती है और उसको अपने इनहेलर जो नॉर्मली जिस मात्रा में लेते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बार बार उसे इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है या कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है. उसके आगे चले तो जो एल्डरली लोग होते हैं उनको और ज़्यादा असर पड़ता है कि उनको कई बार इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल में और ICU में जाना पड़ता है. और हमारे पास पेशेंट्स भी हैं जो इस दौरान पॉल्यूशन की वजह से वेंटिलेटर पे भी हैं और ICU में उनको एडमिट होना पड़ता है, जान का भी खतरा होता है. तो कहने का अर्थ ये कि जो स्मॉग जो हमें धुंध की तरह दिखती है ये एयर पॉल्यूशन का एक एक्सट्रीम लेवल है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए. फाइन. सो वी नो नाउ कि स्मोक का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी है एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है हमारी हेल्थ पे. एंड फॉर ऑल दोज हु हैव जस्ट जॉइंड इट, आई एम योर होस्ट डॉक्टर दिव्या अग्रवाल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट लंग हेल्थ on Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an initiative by Dr. Preeti Seth in public interest. And we have with us a very eminent doctor, Dr. G.C. Khilani, and we are discussing आपकी सांसों को हेल्दी कैसे बनाएं. सो डॉक्टर, ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो हमने डिस्कस किए रेपरकशंस, इसके अलावा कोई सब ग्रुप्स हैं या कोई ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं फॉर हार्मफुल इम्पैक्ट्स, एंड उन ग्रुप्स को क्या और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? सो डॉक्टर दिव्या, पहले तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बढ़ जाती है, हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो जाते हैं. तो करीब 25-30 साल पहले एक रिसर्च हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में. डॉक्टर पांडे मेरे मेंटोर जो रहे हैं, अब वो नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली. तो एक स्टडी हुई थी जिसमें कि हमने देखा था कि जो एम्स में जो इमरजेंसी विजिट्स थी वो एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ने से
22 से 25% ज़्यादा थी हार्ट अटैक की वजह से, एस्थमा की वजह से और ब्रोंकाइटिस की वजह से। उसी वजह से कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ली और उस पर उन्होंने जो है ना CNG को इंट्रोड्यूस किया गया। जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो दिल्ली से 50 किलोमीटर ज़्यादा चली गई और एयर पोल्यूशन जो है ना इम्प्रूव होना शुरू हो गया था। लेकिन बाद में फिर डीजल आया, बहुत कुछ हुआ। तो ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इसका एक स्टडी अभी शिकागो स्टडी जो आई थी करीब 1.5 महीना पहले, उन्होंने उसको मॉडल करके ये बताया कि जो एवरेज भारतीय है उसका जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन 5.3 साल 5.3 ईयर्स कम हो जाता है और दिल्ली में रहने वाला जो है उसकी जो जीवन काल है 11.9 यानी 11.9 ईयर्स कम हो जाता है। तो ये इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ से जीवन काल का कम होना तो एक बात है, लेकिन उस जीवन काल कम होता है क्योंकि बीमारियां होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिकरेंट इलनेसेस। अब वो जो पॉल्यूशन का इफेक्ट जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो हालांकि जाता तो लंग के जरिए ही है, फेफड़े के जरिए जाता है। हम दिन में करीब 10,000 लीटर हवा लेते हैं तो उसमें जो भी हवा के कण होते हैं पॉल्यूशन वो भी अंदर जाता है। लेकिन एक पार्टिकुलेट मैटर जो हम समझते हैं कि PM10 होता है वो गले के नीचे नहीं जाता है, जो 2.5 होता है वो लंग में नीचे जाके बीमारी करता है। लेकिन एक अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि 0.9 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। ये माइक्रोन पार्टिकल अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट ये फेफड़े को पार करके ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाके ये शरीर के हर हिस्से में जाता है, ब्रेन में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, किडनी में, इंटेस्टाइन में। और जो गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस भी ब्लड में चली जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो एयर पोल्यूशन है वो सिर्फ फेफड़े को इफेक्ट नहीं करता है, सारे सिस्टम को इफेक्ट करता है। ब्रेन की बात करें तो जैसे ब्रेन अटैक्स कहते हैं, हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं जैसा मैंने आपको बताया। हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी ख़राब होता है। इवन यूरिनरी सिस्टम वो भी अल्टर होता है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके अंदर जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ पे भी असर करता है और ये कारण होता है IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का। तो ये कहने का अर्थ है कि ये हमारे हर जीवन के हर हिस्से पर असर कर रहा है। ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। Wonderful information. It was such an insightful information doctor has shared with us. कैसे different particulate matters अलग अलग जगह पे जाके impact करते हैं, not only in lungs, हमारी blood circulation तक में impact कर सकते हैं. So we have to be actually careful about the air that we are breathing in. So we now understand the direct relationship between air pollution and the respiratory disorders that are cropping up. डॉक्टर, क्या ऐसी effective daily practices हैं जो कि हम adopt कर सकते हैं जिससे कि हम अपने लंग्स को हेल्दी बना सकें और स्मॉग में भी अपना लंग कैपेसिटी इंप्रूव कर सकें? तो डॉक्टर दिव्या, इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा। जी सर। जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा कहते हैं एक्सट्रीम ऑफ एज आर अफेक्टेड, ये बिल्कुल सही है। जो एस्थमा है वो हम सब जानते हैं कि भारत में 5 से 10% बच्चों को एस्थमा होती है। ये और भारत में नहीं होती, सारी दुनिया में होती है, कहीं 3%, कहीं 7%। लेकिन दिल्ली की बात करें तो अभी हर तीसरे बच्चे को एस्थमा है, एवरी थर्ड चाइल्ड इज एस्थमा। दूसरा ये कि एक रिसर्च जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई थी, वही डॉक्टर पांडे के गाइडेंस में, जो दिल्ली के बच्चों के लंग फंक्शंस, स्कूल चिल्ड्रन, उसको कंपेयर किया गया था तिरुपति के स्कूल के बच्चों से, और देखा गया कि दिल्ली के जो स्कूल के जो बच्चे थे उनका लंग फंक्शन तिरुपति के स्कूल बच्चों से कम थे। इतना ही नहीं, एक स्टडी आई थी 31 अक्टूबर को जो कि नॉर्थ कैरोलिना में येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने करी थी। उसमें उन्होंने बच्चों की मैथमेटिक्स और रीडिंग कैपेबिलिटीज़ को
कोरिलेट किया था PM 2.5 से। अनफॉर्चुनेटली उस स्टडी में ये पाया गया कि हर माइक्रोग्राम 2.5 बढ़ने से बच्चों की मैथमेटिक्स की और रीडिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। अब ये स्टडी कोई ऐसे नहीं थी कि 100 बच्चों पे करी, 28 लाख बच्चों पे स्टडी हुई थी और उसमें 78,000 एशियन बच्चे भी थे क्या। और वो स्टडी कोई 200 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम PM 2.5 नहीं हुई थी, वो हुई थी PM 2.5 10 to 14 माइक्रोग्राम। हर माइक्रोग्राम बढ़ने से उनकी बच्चों की पढ़ने की और मैथमेटिक्स की कैपेबिलिटी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे बच्चों का न सिर्फ लंग की डेवलपमेंट ख़राब हो रही है, उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज है वो भी कम हो रही है। तो ये स्टडीज जो है हालांकि अमेरिका में हुई है, लेकिन इंसान तो एक ही है। ये हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों का जीवन का, हमारे बच्चों की क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सब पे इसका असर पड़ता है। अब आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। हमें ये वेकअप कॉल समझनी चाहिए। जैसे कि रिसर्च के बारे में डॉक्टर ने हमें बताया, सिर्फ लंग कैपेसिटी ही नहीं, लंग हेल्थ ही नहीं, ये आपकी मेमोरी, आपके ब्रेन को भी इम्पैक्ट करता है। छोटे बच्चों को इसीलिए शायद ऐसे मौसम में छुट्टियां दी जाती हैं। सो नाउ वी नो कि ये क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों ये सारा जो प्रोसेस है वो रन किया जाता है। सो डॉक्टर, क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या एडवांसमेंट्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं स्मॉग को का इम्पैक्ट कम करने के लिए, और हम कैसे इसको कॉम्बैट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये है कि प्रदूषण के कारणों को जानना, हो क्यों रहा है। एक बार हवा में प्रदूषण है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको सांस तो लेनी है, आप मास्क लगा लोगे, एयर प्यूरीफायर लगा लोगे, इसकी बात करेंगे, लेकिन प्रदूषण होता क्यों है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हर शहर में, और पहले 10-15 साल पहले की बात करें तो हर कोई दिल्ली के लोगों को बहुत दया की दृष्टि से देखता था कि अरे आपके यहाँ तो बड़ा पॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट से मेजर होना शुरू हुआ तो ये देखा गया कि ऐसे दिल्ली नहीं, चाहे वो यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट हो या कोई रामपुर हो या बुलंदशहर हो या NCR हो या बम्बई हो या हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, सब जगह वायु प्रदूषण है। ऐसे नहीं है कि दिल्ली में ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल पोजीशन है, वो ऐसी है कि जब वो वहाँ पॉल्यूशन आ जाता है वो वहीं रुकता है। और दूसरा है कि दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली से नहीं होता, वो NCR से आता है, वो बुलंदशहर से आता है, वो पंजाब की, हरियाणा की क्रॉप बर्निंग से आता है, और इवन अफगानिस्तान से भी चल के आता है। वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। एक पर आप भौगोलिक स्थिति को भी नहीं बदल सकते, आप क्या बदल सकते हो? तो दिल्ली के पॉल्यूशन को जब मैपिंग किया गया कि ये कहाँ से आता है, उसमें व्हीकल, आज की डेट में जो व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन है वो करीब 40%, 35 से 40% वो व्हीकल से आता है। उसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है, रोड डस्ट होती है, गाड़ियाँ चलती हैं धूल में, वो धूल उठती है, उससे होता है। जो रोड कंस्ट्रक्शन होती है, जो कोयला यूज़ होता है रेस्टोरेंट में, दिल्ली आधार में करीब 9,000 तंदूर है, जो हम तंदूर चिकन और पनीर खाते हैं, जो है ना, उससे बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। उसके अलावा जो वेस्ट बर्निंग होती है जो कि रोकी जा सकती है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम जो बिजली यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती है, वो कोल से बनती है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास, दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे एक प्लांट को छोड़ के बाकी सब कोयले से चलते हैं, तो वहाँ से आता है। तो और बाकी जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है, दिल्ली में तो खैर 98% लोगों के घरों में LPG है, लेकिन आसपास के गांव में लोग क्या जलाते हैं? लकड़ी जलाते हैं, उपला जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं, कुछ भी मिल जाता है जला देते हैं। सर्दी आती है तो बाहर आपने देखा होगा गार्ड लोग बैठ के कचरा पट्टी जलाते हैं। तो ये सब कंट्रीब्यूट करता है कि एयर पॉल्यूशन जो है ना। तो अब आप कह रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मॉडिफाइबल है। कैलिफोर्निया की बात करें, बीजिंग की बात करें, लंदन की बात करें, कैलिफोर्निया में 100 साल पहले इतना ही पॉल्यूशन था जितना अभी दिल्ली में होता है, लेकिन उनके यहाँ 100 साल के अंदर
गाड़ियों की संख्या 10 गुना बढ़ गई, पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया। वो इसलिए कि उनकी जो इंजन क्वालिटी है और फ्यूल क्वालिटी पे, उस पर उन्होंने पूरा ध्यान किया कि कोई भी ख़राब इंजन नहीं चल सकता। अगर उनकी गाड़ी ख़राब है तो वो जंक यार्ड में ही जाएगी। इसी तरह से भारत ने भी बहुत डेवलपमेंट करी। मैंने जैसे बताया था कि CNG आया, फिर अभी भारत 6 फ्यूल जो है ना। तो ज़रूरी है कि हम व्हीकल्स पे ध्यान दें, हमारे इंजन्स पे ध्यान दें, फ्यूल क्वालिटी पे ध्यान दें, एडल्ट्रेटेड फ्यूल का इस्तेमाल को रोकना चाहिए, जो वेस्ट बर्निंग है उसको बंद करना चाहिए। जो कोल से बिजली जनरेट होती है उसमें अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप ऐसी मशीनें लगा सकते हैं कि कोल से जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, वो डीसॉक्स और डीनॉक्स टेक्नोलॉजी होती है, उससे वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं मतलब आपके माध्यम से लोगों को बताऊंगा और सरकार को बताऊंगा कि इस पे थोड़ा एक्सपेंडिचर किया जाए कि ये जो जनरेशन ऑफ एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया पटाखे दिवाली पे, लेकिन आप सबने सुना होगा कि दिवाली पे धमाधम पटाखे चले थे। तो सरकार कानून लाती है, कोर्ट कानून लाता है उसकी। ये एयर पोल्यूशन कोई सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। हर एक आदमी को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ये क्रांति के रूप में आएगा तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो हर साल हम ऐसे ही बात करते रहेंगे और ऐसे ही हमारी सेहत खराब होगी। बहुत बढ़िया, ये क्रांति के रूप में आना चाहिए। डॉक्टर ने बहुत सही कहा है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की भी जिम्मेदारी है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस एयर पोल्यूशन, इस स्मॉग को हमारे बच्चों के लिए, हमारे एल्डरली इंडिविजुअल्स के लिए, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए और खुद आपके लिए, हम खुद जिम्मेदार हैं। सो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी लीजिए। व्हीकल्स के लिए कारपूल का यूज़ कीजिए, आप कचरा ना जलाएं, एंड जो भी डॉक्टर ने कहा उन सब चीज़ों को आप यूज़ करें। एंड लाइक डॉक्टर सेड, इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एज वेल टू टेक द मेजर्स एंड टेक केयर ऑफ द इंजन क्वालिटी। ऐसे इंजन्स जो कि अप्रोप्रिएट नहीं हैं, जो पोल्यूटेंट्स को ज़्यादा बढ़ाते हैं, उन सब इंजन्स को डिसयूज़ किया जाए और डेफिनेटली फ्यूल क्वालिटी पर भी काम किया जाए। दैट्स सच अ वंडरफुल information. I am glad we have with us today Dr. GC Khilani, and we are talking about lung health and the current pollution on Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness. So डॉक्टर, डाइट या न्यूट्रिशन का भी कोई रोल है लंग हेल्थ में? क्या हम उसके थ्रू भी लंग हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं, देख, बहुत असर होता है एक बैलेंस डाइट लेना। जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, चाहे वो वायु प्रदूषण की हो, चाहे वो टोबैको स्मोकिंग की हो, या वैसे भी जो अगर मोटापा होगा तो सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, आपकी इम्यूनिटी पे उसका बहुत असर पड़ता है। तो ये डाइट और एक्सरसाइज, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और डाइट में पौष्टिक आहार लेना, उसके डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने वेट को कंट्रोल रखना, सफिशेंट क्वांटिटी फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ करना, ये इम्पोर्टेंट है। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि योगा और प्राणायाम का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। बीमारियों से बचने के लिए वो एयर पॉल्यूशन में भी वो मदद करेगा। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपको व्यायाम करना है और कसरत करनी है या ब्रिस्क वॉक करनी है या जॉगिंग करनी है, तो अर्ली मॉर्निंग जब स्मॉग होती है उस समय ना जाए। क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो 1 मिनट में जो 8 लीटर हवा लेते हैं, उसकी 5 गुनी हवा लेते हैं आप, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है। और दूसरा ये कि जब आप दौड़ लगाते हैं तो आपका मुंह खुल जाता है, तो आपका जो नेजल फिल्टर हो जाता है वो बाईपास हो जाता है। तो वो डायरेक्टली सारी हवा जो कि पॉल्यूटेड होती है वो मुंह के ज़रिए सीधा लंग में जाती है बिना फिल्ट्रेशन के। इससे जब अगर आप स्मोक के टाइम पे और जब AQI वेरी पुअर या सीवियर हो, वो सबको पता होता है, उस समय अर्ली मॉर्निंग वॉक करना आपको नुकसान करेगा और फ़ायदा नहीं देगा। हाँ, अगर जिस समय धूप खिल जाती है उस समय ये पॉल्यूटेंट्स इन्वर्जन की वजह से ऊपर चले जाते हैं। उस समय बेहतर टाइम होता है कि आप
अपना वॉक पे जाएं, पर सब लोग नहीं कर सकते, जो जिनको काम पे जाना होगा वो तो नहीं कर पाएंगे। पर बिग नो टू अर्ली मॉर्निंग वॉक, आप घर में ही एक्सरसाइज करें वो बेहतर है। सो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, इट्स अ बिग नो स्मोक के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में आप वॉक या एक्सरसाइज ना करें। इट इज़ बेटर जब धूप हो, ये पोल्यूटेंट्स थोड़ा ऊपर चले जाएं हवा में, उस टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, बिकॉज उस टाइम पे ये आपका लंग हेल्थ को और ज़्यादा डिटेरेट नहीं करते। एंड जैसा कि डॉक्टर ने बताया, न्यूट्रिशन ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड वी ऑल्सो एडवोकेट, सिंस इट इज़ एन एंटी ओबेसिटी मंथ, it is very important to take care of your health, diet and activity, so that आपका immune system strong रहे. So doctor, indoor air purification we all advocate, बट लोगों का ऐसा मानना है कि जब हम एयर प्यूरिफायर यूज़ करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बाहर जाके हम शायद उस एयर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। क्या सच है, क्या मिथ है इसमें? प्लीज गाइड अस। तो दिव्या, एयर प्यूरिफायर क्या होता है? एयर प्यूरिफायर में एक तो फिल्टर होता है जो कि पार्टिकुलेट मैटर को छान देता है। चाय पीते हो ना आप, वो छन्नी उसी टाइप का होता है। लेकिन उसके साथ एक दूसरा होता है, उसको कहते हैं एड्जॉर्बिटेंट। एड्जॉर्बिटेंट जो पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर, उनको एड्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से हवा गई, फिल्टर हुई, उसके बाद एड्जॉर्ब हो गई और अच्छी हवा जो है ना बाहर आती है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है कि आप जो है ना फ्रेश हवा आपके सांस ले रहे हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक प्रमाण की बात करें, WHO, जिसका कि मैं एक मेंबर हूँ, और जनेवा में मीटिंग में हम बैठे हुए थे, यही डिस्कस कर रहे थे। एक मत से उन्होंने कहा कि एयर प्यूरिफायर का कोई रोग नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण कोई नहीं है। अब यहाँ मैं अपना व्यक्तिगत सोच आपको बताना चाहूँगा कि ये सच है कि साइंटिफिकली एयर प्यूरिफायर का कोई रोग नहीं है। लेकिन जो लोग, जिनको एस्थमा की बीमारी है या ब्रोंकाइटिस है, एल्डरली है, हार्ट की बीमारी है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जो अंदर रह सकते हैं, उनके लिए एयर प्यूरिफायर यूजफुल हो सकता है। ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन एयर प्यूरिफायर जो होता है उसको यूज़ करने की कुछ मर्यादा होती है। ऐसे नहीं होता है कि जैसे मैं कमरे में घुसा तो AC ऑन करते हैं बिजली बचाने के लिए। तो एक एयर प्यूरिफायर जिस रूम में रखते हो आप, वो रूम बंद होना चाहिए। दूसरा, एयर प्यूरिफायर की जो कैपेसिटी है वो कमेंसरेट होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ रूम की। ऐसे नहीं है कि आपने लिविंग रूम में रख दिया एयर प्यूरिफायर, चला दिया, ऑन कर दिया, सोचा पूरा घर प्यूरिफाई होगा, ऐसे नहीं होता। एक बंद कमरे में एयर प्यूरिफायर चल। दूसरा है कि जिस कमरे में आप एयर प्यूरिफायर लगाना चाहते हैं, तो एयर प्यूरिफायर हमेशा ऑन रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आप एंटर किए तब उसको ऑन करें। हवा का डायरेक्शन वहाँ होना चाहिए जहाँ आपका बिस्तर हो, जहाँ आप सोते हो या जहाँ आप बैठे हो, जो एग्जिट वहाँ से हवा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप बार बार जाएंगे, चाय पानी ये खाना वाना आता रहेगा, तो वो प्यूरिफायर नलीफाई हो जाता है। हेल्दी लोगों के लिए, जैसे आप हैं, उनके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। कोई आप ये ना सोचें कि आप एयर प्यूरिफायर लगा के सो रहे हैं तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। वैज्ञानिक प्रमाण ये बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो है एयर प्यूरिफायर जो बीमार लोग हैं, एल्डरली है, उनके लिए ठीक चीज़ है। और उसको अच्छे से यूज़ करें, कमरा बंद करके। एक कमरे में एक प्यूरिफायर उस साइज़ के हिसाब से होना चाहिए, शायद कुछ उससे बेनिफिट। वंडरफुल। सो नाउ वी नो एयर प्यूरिफायर को यूज़ कैसे करना है। ऑल्दो कोई साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, बट स्टिल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है आप पर। अब जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ध्यान रखें आपका कमरे का साइज एंड एयर प्यूरिफायर की कैपेसिटी को इंसाइड करनी चाहिए, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़। ऑल्सो again and again, you should not be opening the doors, and the air purifier should be on all the time, otherwise it's of no use. So डॉक्टर, हम हर जगह तो एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकते। क्या कोई इकोनॉमिकल वेज भी हैं जो लोग एयर प्यूरिफायर नहीं अफोर्ड कर सकते, या हर एरिया में, लार्ज एरियाज में नहीं लगा सकते, इन द हाउस इटसेल्फ, फॉर पीपल हु आर स्टेइंग इंडोर्स? क्या और ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि थोड़ा पोल्यूशन लेवल को कम कर सकते हैं इनसाइड द हाउस? कुछ लोग पौधे लगाते हैं जो उसका लिमिटेड बेनिफिट हो सकता है।
ओके। तो ये ना सोचें कि पौधा लगा चार गमले रख लिए तो आपकी हवा स्वच्छ हो जाएगी, वो नहीं होगी। बट मैं आपको मास्क के बारे में बताना चाहूँगा। कोविड में हमने इसे यूट्यूब पे हर टीवी चैनल पे बैठ के जोर जोर से बोला कि मास्क पहनो, कपड़े का मास्क पहनो, सर्जिकल मास्क पहनो, कपड़ा बांध लो, उसको धो के फिर पहन लो। वो इसलिए था कि आप उसके दो बेनिफिट थे कि आप खुद प्रोटेक्ट करें और आप किसी के लिए रिस्क ना हो, क्योंकि पता नहीं था किसको कोविड होता है। जहाँ तक वायु प्रदूषण का सवाल है, जो सिंपल कपड़े का मास्क होता है या सर्जिकल मास्क या 3 प्लाई मास्क, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। फिर से जो नॉर्मल डे टू डे उसमें आप मास्क लगा के चल रहे हैं, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है, आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आपको क्राउडेड प्लेस में जाना ज़रूरी है, क्राउडेड मार्केट में जाना ज़रूरी है, साउथ एक्स क्या, लजपत नगर क्या, सरोजनी नगर जो क्राउडेड मार्केट्स हैं, तो आप N95 या KN95 या N99 मास्क वो आप प्रॉपरली बांधेंगे, कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको भी नहीं मानती, उसको वो रेस्पिरेटर कहते हैं अपनी भाषा में। तो वो कहते हैं रेस्पिरेटर्स का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उसका हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस से कॉन्ट्ररी। मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है तो वो बेनिफिट कर ही नहीं सकता, हो सकता है एविडेंस जनरेट ना हुआ हो तब तक। तो इसलिए N95 या N99 मास्क लगाएंगे। हालांकि उससे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, घुटन होती है, तो जहाँ भी भीड़ भाड़ हो वहाँ पर उसका फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आप साधारण मास्क पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन वायरल इन्फेक्शन से ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन पॉल्यूशन से फ़ायदा नहीं। So lack of evidence is not lack of that it is contrary, doesn't suggest that. But जैसा कि डॉक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कपड़ा बांध लेने से आपको स्मॉग से प्रोटेक्शन मिलेगी या एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको N95, N99 या KN95 मास्क का यूज़ करना चाहिए। ऑल्दो this is still not evidence based suggestion, but still it is a personal advice that Dr. GC Khilani is giving to all our viewers. And डॉक्टर, कब हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये एक रेस्पिरेटरी एलिमेंट है, सिर्फ नॉर्मल कफ एंड कोल्ड नहीं है? क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एक्चुअली सिग्निफाई करते हैं सिवियर प्रॉब्लम है? अच्छा सवाल पूछा। तो एक तो ये है कि जो जैसे किसी को एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उसको टेंडेंसी है, अगर उसके इनहेलर्स की मात्रा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसको उसकी खांसी बढ़ रही है और रात को वो लेट नहीं पाता, उसको बैठना पड़ रहा है, कंटिन्यूसली वीजिंग हो रही है, छाती में घुटन हो रही है, और उसने इनहेलर लेने के बावजूद भी उसको फ़ायदा या रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये जो नॉर्मली लोग करते हैं, केमिस्ट के पास गए या किसी दोस्त से पूछ लिया कि भाई एजिथ्रोमाइसिन और या अमोक्सिसिलिन, कुछ एंटीबायोटिक ले लिया या कफ सिरप पी लिया। ये बताना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है इसमें। और अगर आपको ये लक्षण है, अगर आपको वीजिंग हो रही है, रात को लेट नहीं पा रहे, आपको उठ के बैठना पड़ रहा है, छाती में तनाव हो रहा है, घुटन हो रही है, तो वो एक समय है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, घर पे नहीं बैठना चाहिए। जो जिनको पहले से बहुत सीरियस बीमारियां हैं, जैसे 70-80 साल के भी लोग होते हैं, वो कई बार क्या कहते हैं कि उनको थोड़ी तकलीफ होती है, वो घर पे ही बैठे रहते हैं। और आजकल ऑक्सीमीटर सबके पास है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है तो आपको घर पे नहीं बैठना चाहिए, आपको एकदम डॉक्टर की सलाह से। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि कई एल्डरली जो है ना, वो घर पे बैठे रहे 24 घंटे तक, उन्होंने उसका कॉग्निजेंस नहीं ली, इट टर्न्स वेरी सीरियस और फिर वो आईसीयू में आ जाता है। सो नाउ वी नो दैट अगर आपका ऑक्सीमीटर पे जो रीडिंग है वो 90% से कम आ रहा है, इट इज़ अ टाइम यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, डू नॉट कीप स्टेइंग एट होम, इट इज़ अ सीरियस साइन. Also there are other factors which doctor has already guided us, so please take care of that. अगर आपको
नॉर्मल जो आप रूटीन में चीज़ें ले रहे हैं अपने क्योर के लिए उससे ठीक नहीं लग रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। घर में खुद से एजिथ्रोमाइसिन या फिर ऐसी कोई एंटीबायोटिक ना लें बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो डॉक्टर, आजकल टीनेजर्स में जो कफ एंड कोल्ड है वो प्रोलॉन्ग्ड रहता है, मतलब ट्रीटमेंट इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, हफ्ते से ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है। इज इट अगेन बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन और इज इट डिक्लाइनिंग इम्यूनिटी या कोई और सीवियर रीज़न है इसके पीछे? देखो दिव्या के एंड ऑफ सितंबर में मैंने देखना शुरू कर दिया था, जब एयर पोल्यूशन के भी हाहाकार बचा नहीं था। तो उस समय मेरे पास पेशेंट्स नंबर 30-40% ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने देखा ये उनको खांसी हो रही थी, उनको सांस में तकलीफ हो रही थी, बुखार नहीं था। तो मैंने उनका एक्सरे कराया, एक्सरे भी नॉर्मल था, और लंग फंक्शन कराया तो लंग फंक्शन की जो कैपेसिटी होती है, जो स्पायरोमेट्री, वो भी नॉर्मल थी। लेकिन एक टेस्ट होता है फिनो, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड, वो फिनो टेस्ट जो है वो एयरवे इन्फ्लामेशन को मेजर करता है, उसकी क्वांटिटी को। तो मैंने देखा कि सारे पेशेंट में जो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि इन्फेक्शन नहीं था, इन्फ्लामेशन था। ये परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन की वजह से जो एडोलेसेंट को नहीं, बड़ों को भी परसिस्टेंट खांसी रहती है और वो किसी चीज़ से रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो रात को लेट भी नहीं पाते हैं, फिर सारी सारी रात खांसते रहते हैं। कई बार हमें उनको स्टीरॉयड देने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टीरॉयड सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, अपने आप इसका सेवन नहीं करना चाहिए। So we know कि inflammation is the cause behind persistent cough and cold और इसका इलाज संभव है, बट जो इलाज है वो सिर्फ डॉक्टर की प्रेजेंस में उनसे पूछ कर ही किया जाना चाहिए, एंड डॉक्टर इज देयर टू गाइड यू ऑल, सो प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। सो डॉक्टर, निमोनिया के बारे में हम बहुत सुनते हैं, क्या है ये निमोनिया? क्या फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है निमोनिया में, या कोई और सिम्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है वो भी निमोनिया को इंडिकेट कर सकते हैं? कब हमें सस्पेक्ट करना चाहिए, कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? तो दिव्या, दो चीज़ होती, ILI आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ये ज़्यादातर वायरल डिजीज होती है, और उसमें गला खराब होता है, नाक बहती है, नाक में इरिटेशन होता है, आँखों में से भी सिक्रीशन हो सकते हैं, लेकिन उसमें हल्का सा बुखार हो सकता है और खांसी होती है। और वो जैसे वायरल इलनेस कहते हैं ना कि आप एंटीबायोटिक दो तो 7 दिन में ठीक होगा, और नहीं दोगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा। मतलब ये इन्फेक्शन जब लंग में चला जाता है और उसमें सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, और कहीं भी ऑक्सीजन भी कम होती है, उसको कहते हैं सारी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। ये निमोनिया की वजह से होता है। निमोनिया का अर्थ ये होता है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो लंग में चला गया है, और लंग में उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं कि लंग वो का थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, इसको हम निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया का सस्पेक्ट कब करना चाहिए? जब बुखार हो, खांसी हो, छाती में दर्द हो, सांस फूले, और इसका जो डायग्नोसिस होता है वो एक्सरे या CT स्कैन के जरिए होता है, जिसमें हमें दिखता है कि निमोनिया। सो निमोनिया का डायग्नोसिस एक्सरे या CT स्कैन से हो सकता है, एंड इट इज़ एक्चुअली सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सम पोर्शन ऑफ लंग, सो देयर विल बी अ कंकॉमिटेंट सिम्टम ऑफ फीवर, कफ, कोल्ड। सो आप इन सब बातों का ध्यान रख के अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, कोविड जिन लोगों को पहले हुआ था, क्या वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं? क्या आज भी उनको लंग डिसऑर्डर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं? सो डॉक्टर दिव्या, कोविड में जो कॉम्प्लिकेशन हुई, जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं, उसमें फटीग, वीकनेस, ब्रेन फॉग, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा जो लंग की बात करें तो उसमें 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन हुए। एक तो हो गया रिकरेंट कफ, बार बार खांसी हो रही है, जिसको अस्थमा की टेंडेंसी नहीं थी उसको अस्थमा की टेंडेंसी शुरू हो गई, जिसको अस्थमा की टेंडेंसी थी उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खांसी होने लगी। ये 2-2, 3-3 साल तक भी ये देखा गया। उसके अलावा जिनको लंग फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि वो लंग का ऐसा नाकाम हो गया, जैसे चोट लगी और उसका स्कार बन जाता है, वैसे ही लंग में स्कार बनता है। तो उस वजह से उनको फिर सांस का फूलना परसिस्टेंट रहता है, मतलब
के सांस लेने से उनकी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है सीढ़ी चढ़ने में, उसका फिर वो टेस्ट करना पड़ता है और सीटी स्कैन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो आपने पूछा कि कोविड के बाद बार बार खांसी होना कुछ प्रतिशत लोगों में देखा गया। So, before we take up our last question, I would request all the viewers to share your comments and your questions. We will be just taking all your questions after my last questions. And for all those who joined us in between, this is Dr. Divya Agarwal, your host for today. And we are discussing about lung health on Bright Talks by Dr. Preeti Seth, Pacholi Aesthetics and Wellness. And we are discussing lung health with eminent doctor, Dr. G.C. Khilani. So, doctor, आपका लास्ट एक्सपर्ट टिप, कैसे हम लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? योगा, मेडिटेशन, क्या ऐसी आपकी स्पेशल टेक्निक है जो आप अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने बोला, हमें सबको उसके लिए बारे में ज्ञान होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें या घर में भी कोयला वगैरह फॉसिल फ्यूल, ये जो है तंदूर वगैरह, इसके इस्तेमाल ना करें। कोशिश करके गाड़ियाँ कम चलाएं, अपना जॉइंटली जो है ना वो शेयर्ड उसमें चले या मेट्रो यूज़ कर लें। वो एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात होगी। पर्सनल लेवल पे आप अपने आप को हेल्दी रखें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट लें, मोटापे से बचें। कोविड में मोटापा बहुत हुआ पूरे दुनिया में, उसका ध्यान रखें। नींद, स्लीप भी बहुत ज़रूरी होती है अच्छी सेहत के लिए। दिन में 7-8 घंटे साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी आजकल बहुत डिस्टर्ब हो रही है कई कारणों की वजह से। तो इसलिए अपने आप को सेहतमंद रखें और क्राउडेड प्लेसेस पे जाना अवॉइड करें इन दिनों। और आपको सब लोग सेंसिटिव हैं, आप जाओगे कहीं क्राउडेड मार्केट में, आपको खुद को घुटन होने लग जाएगी। तो ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करें। अगर आपको खांसी या बुखार है तो प्लीज़ अपने आप दूसरों को एक्सपोज ना होने दें। फिर आप मास्क लगा के जहाँ तक हो सके घर में बैठे। सबकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए सबका ध्यान रखना चाहिए। है, अगर आपको जुकाम या खांसी है तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें, इससे आप दूसरों को भी बचा पाएंगे। क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं एंड हर एक किसी की खुद की जिम्मेदारी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। कार पूल का यूज़ करें एंड ऐसी जो भी चीज़ें जो कि पोल्यूशन को इंक्रीज़ करती हैं, आप उनसे बचें। एंड डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी, अपनी डाइट एंड एक्टिविटी पैटर्न पे ज़रूर ध्यान दें। सबसे इम्पॉर्टेंट को मोबिलिटी फैक्टर है ओबेसिटी, उसको दूर रखें। So let's take our question. सिर्फ कफ, वायरल कफ एंड नॉर्मल कफ में क्या डिफरेंस है? I mean, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अ पर्सन इज आस्किंग। तो जो वायरल कफ होता है वो जनरली बुखार के साथ होता है। ओके। बुखार के साथ होता है, गला खराब होता है और शरीर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, सिर दर्द भी होता है। जो नॉर्मल कफ होता है उसमें अक्सर बुखार नहीं होता। अगर बुखार है इसका मतलब अंदर इन्फेक्शन है। तो इसलिए जो पॉल्यूशन रिलेटेड कफ होता है वो जनरली ड्राई कफ होता है और उसमें ज़्यादा बलगम नहीं मिलता। ओके। सो डॉक्टर, स्लीप भी क्या इम्पोर्टेंट है? अगर हम नींद नहीं लेते तो भी अगले दिन हमको ऐसा फटीग एंड ऑल फील करते हैं हम, तो क्या ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है? नींद जो है ना वो अगर इतिहास की बात करें तो पिछले 100 साल में एवरेज नींद हमारी 1.5 घंटा कम हो गई। उसके कई सारे कारण हैं। आप सोचें, जब 100 साल पहले बिजली नहीं थी तो रात को लालटेन दिया बंद हो जाने के बाद आदमी क्या करेगा? फिर सो ही जाएगा। तो हर आदमी अच्छा सोता है। और अब हमारा जो जीवन शैली है वो ऐसी हो गई है कि हम लोग रात को टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं सबसे, फ्रेंड्स के साथ। ऐसा लगता है हम अपने स्लीप से लड़ रहे। और जो नींद होती है वो जनरली अच्छी नींद उसको मानी जाती है जो डिसिप्लिन के साथ हो। मतलब जो 11 से 6 बजे अगर आपका सोने का टाइम है तो अगर आप उसकी जगह 2 बजे से और 8 बजे तक या 9 बजे तक सोओगे तो वो रिफ्रेशिंग नहीं होता। तो इसलिए ज़रूर, और ये एयर पोल्यूशन और कोविड दोनों में नींद का
डिस्टर्बेंस होता है। तो अब स्लीप पे मैं भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन स्लीप ज़रूरी है। आपको दिन में कम से कम यूजुअली 8 घंटे की स्लीप अच्छी होती है, 8 नहीं तो 7, 6 से कम जो स्लीप होती है। और वो स्लीप पूरी ना होने की वजह से आपको दिन में ग्रॉगी फील करते हैं, आप सुबह उठ के आपका सिर भारी रहता है, आपकी फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। Thank you so much, Doctor, for such an insightful session. I'm sure you all, lovely audience, must have loved this talk show. And stay tuned because we will be coming live again on 9th of December with another wonderful episode of Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an initiative by Dr. Preeti Seth in public interest. Thank you so much. Thank you so much, Doctor, for joining us.